हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम एमसीक्यूज करते हैं कुछ। क्वेश्चन फर्स्ट है, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू। बिजनेस रिस्क किस रीजन से नहीं होता है? इसमें कंसेप्ट ही है, बस एमसीक्यू के थ्रू है। देखो, बिजनेस रिस्क क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, या लॉस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट। कोई ऐसी इवेंट थी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, उससे लॉस हो गया आपको, वो बिजनेस लॉस के अंडर में आएगा। क्या बिजनेस लॉस में दो होंगे, एक होगा स्पेकुलेटिव लॉस लॉस और एक होता है रिस्क, सॉरी स्पेकुलेटिव रिस्क, और एक है प्योर रिस्क। ठीक है, अब देखो, स्पेकुलेटिव रिस्क मीन्स, इसका मतलब होता है वैसे हिंदी में सट्टाबाजी। सट्टाबाजी, ठीक है, जिसमें आपको दोनों चांस हैं। आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। सेम कंसेप्ट हमने वही स्पेकुलेटिव रिस्क के केस में भी यही अप्लाई करना है हमने। दोनों चांसेस होंगे इसमें, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन की भी और एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। कैसे? देखो, मान लो ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा बेकरी का बिजनेस है। ये मैं बेकरी के प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ। और क्या हुआ, बेकरी की डिमांड कम हो गई। आपने देखा होगा कोविड में लोगों ने बाहर का खाना खाना ही छोड़ दिया था। ठीक है, बिजनेस भी काफी बिजनेस को लॉस भी हुआ था, तो मेरी डिमांड कम हुई, जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उसकी डिमांड कम होगी। ठीक है, तो मेरे को क्या लॉस का सामना करना पड़ेगा। अब मान लो जो मैं ये प्रोडक्ट बना रही हूँ खूब बिक रहा है, अब लोग सोच रहे हैं क्या करना, सुबह ब्रेकफास्ट बना के अपना चाय के साथ ये बेकरी वाले प्रोडक्ट्स लो, और ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं है। लोगों के माइंड में ऐसा आने लग गया, इसकी डिमांड बढ़ती गई, तो मेरे को फायदा हो गया। तो स्पेकुलेटिव रिस्क की बात करें, दोनों पॉसिबिलिटी होंगी, गेन की भी एज वेल एज लॉस की भी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो भाई रिस्क है, रिस्क का मतलब तो लॉस है, रिस्क का मतलब तो लॉस होता है। ठीक, ये वाली आपने ऐसा नहीं सोचना है। देखो, हमने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमने ये चीज भी पढ़ी हुई है कि प्रॉफिट लिखूं, ऐसे बता देती हूँ, चलो लिखती नहीं। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। प्रॉफिट इज द रिवार्ड ऑफ रिस्क। नो रिस्क, नो प्रॉफिट, नो गेन। अगर आप रिस्क ही नहीं ले रहे हो तो आपको गेन ही नहीं होगा। ठीक है, गेन जब ही होगा जब आप रिस्क लोगे। देखो, अब अगर इसको डेली लाइफ के एग्जांपल से समझो, एक पर्सन है, ठीक है, बहुत रेन आ रही है बाहर, इस टाइम बारिश हो ही रही है वैसे तो, बहुत रेन आ रही है, और वो सोच रहा है कि मैं आज काम पे नहीं जाता, मैं घर ही बैठ जाता हूँ। तो उसकी वाइफ ने कहा नहीं आप चले जाओ। वो कहता नहीं, इतनी रेन आ रही है, मुझे ट्रैफिक वगैरह का डर लगता है, रोड वगैरह पे एक्सीडेंट वगैरह कुछ ना हो जाए। उसके माइंड में कुछ भी आ गया, वो नहीं गया। तो उसकी वाइफ कहती है नहीं आप जाइए, अगर आप नहीं जाओगे तो आज को रात को हम खाना कैसे बनाएंगे? डेली डेली अर्नर्स हैं, वही जो कमा रहे हैं डेली उसी से खा रहे हैं। तो रिस्क, वो गया ही नहीं तो उसको इनकम भी नहीं हुई। अगर उसने रिस्क लिया, वो गया, तो उसको इनकम भी हुई। ठीक है, वो कमा के भी लाया शाम को। तो इसका मतलब मैं ये चीज समझाना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि रिस्क का मतलब लॉस है। ठीक है, इसमें अगर स्पेकुलेटिव रिस्क है तो इसमें गेन भी है एज वेल एज लॉस भी है। उसके बाद सेकंड है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में क्या होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। देखो नाम से देखो, प्योर है, इसको भी नाम से देखो, दोनों चांसेस हैं। अगर सट्टा लगाते हैं जो ये उसमें लगता भी है ना सट्टाबाजी मार्केट में, ठीक है, तो दोनों चांसेस हैं। ठीक है, प्योर का मतलब क्या है, बिल्कुल चीज प्योर है, और साथ में अब रिस्क लग गया। प्योर रिस्क का मतलब क्या है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। या तो लॉस होगा या लॉस होगा ही नहीं। कैसे? देखो, वो लगी फायर, लगी एक फैक्ट्री है, उसमें आग लगी। आग लगी तो नुकसान हो गया उसको। अगर आग नहीं लगती तो क्या फायदा हो जाता? देखो, आपके पर्स में, इसको अच्छे एग्जाम्पल समझो, आपका पर्स है, इसमें 500 रुपीज है। ठीक है, आप मार्केट में गए, आपके पर्स में से किसी ने, आपका पर्स ही चोरी हो गया, तो आपके 500 का आपको नुकसान। अगर आपका पर्स चोरी नहीं होता तो 500 ही तो होते, वहां कोई 600 थोड़ा ना हो जाते अपने आप पड़े हुए। तो इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। अब क्वेश्चन देखो, बिजनेस रिस्क जो था, क्वेश्चन क्या था, बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली अराइज ड्यू टू। बिजनेस रिस्क किस कारण से नहीं होता है? देखो, इसके कोजिस भी हैं, आगे कोजिस भी हैं। देखो, कोजिस ऑफ बिजनेस रिस्क में क्या है, नेचुरल कोज, नेचुरल, नेचर। नेचुरल मीन्स जो नेचर की वजह से हो रहा है, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, आपका बिजनेस तबाह हो गया, जहां आपका बिजनेस था वहां पे फ्लड आ गई, अर्थक्वेक हो गया, तो बिजनेस तबाह, नेचुरल कोज। ह्यूमन कोज मीन, देखो नाम ही बता रहा है, जो मैन की गलती से हुई आपका बिजनेस, वर्कर्स ने कर दी स्ट्राइक बिना मतलब के। एक वर्कर है, एक वर्कर ने कर ली अपने, आपके जो प्रोडक्ट हैं वो ही अपने घर लेके चला गया, चोरी कर ली। ठीक है, वर्कर्स की गलती से, जो ह्यूमन बीइंग की वजह से, आपके इंप्लॉइज की वजह से हो रहा है, ह्यूमन की वजह से हो रहा है, ह्यूमन कोजेस में। इकोनॉमिक कोजेस, आपके जिस जो प्रोडक्ट को बना रहे हो उसकी डिमांड कम हो गई,
ठीक है, डिमांड बढ़ भी सकती है तो आपको फायदा हो जाएगा, डिमांड कम हुई तो आपको लॉस हो जाएगा। अदर कोजिस में जैसे मैं फॉरेन से बिजनेस कर रही हूँ, मान लो मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, इसमें सबसे बड़ा रोल क्या प्ले करेगी, फॉरेन करेंसी प्ले करती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट में कोई फॉरेन जो एक्सचेंज रेट है उसमें, जैसे आप देखा भी होगा आजकल डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर घट रहा ही चलता रहता है ना मार्केट में, ठीक है, रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, तो अगर इसमें कोई है फ्लक्चुएशन आ रही हैं तो बिजनेस को आपके इम्पैक्ट करेगी, तो ये अदर कोजिस में आ गए, ठीक है। ह्यूमन वाले, नेचुरल वाले, इकोनॉमिक वाले, अदर कोजिस। अभी क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन याद नहीं था, डिफिकल्ट मैंने कंसेप्ट लिया था। किस कारण से रिस्क नहीं होता, एम्प्लॉइज डिसऑनेस्टी, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गुड मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। एम्प्लॉय ने आपके डिसऑनेस्ट करा, रिस्क है आपका। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी जो आप बिजनेस बना कर रहे हो, ठीक है, आप गवर्नमेंट ने बैन ही कर दिया, प्रोडक्ट ही बैन कर दिया, आप क्या करोगे, कर लो गवर्नमेंट का जो करोगे, ठीक है। तो किससे रिस्क नहीं है, गुड मैनेजमेंट, अगर आपके पास मैनेजमेंट अच्छी है तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये रिस्क नहीं है आपके लिए बिल्कुल भी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। सबसे पहले बिजनेस के ऑब्जेक्टिव देखो, तीन ऑब्जेक्टिव है मेनली, इकोनॉमिक, सोशल और इंडिविजुअल। इकोनॉमिक में क्या है, जीपीएस, जीपीएस मेन बिजनेस का जो क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में क्या है, प्रॉफिट कमाना, इतना तो आप कमाओ कि अपने लिए कम से कम अपना खर्चा तो निकाल पाओ, अगर खर्चा ही नहीं निकाल पाए फिर आपको बिजनेस करने का बेनिफिट ही नहीं है। सर्वाइवल होना चाहिए सबसे पहले तो, फिर कुछ ना कुछ थोड़ा सा तो प्रॉफिट कमाओ, अपने घर का खर्चा भी चला सको, और फिर आपका बिजनेस धीरे धीरे क्या करना चाहिए, ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो जीपीएस बन गया ग्रोथ और प्रॉफिट अर्निंग और सर्वाइवल। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होंगे, आप समाज के लिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके लिए, समाज के लिए आपकी क्या ड्यूटी बनती है। भाई प्राइस ऐसे नहीं हो, जैसे आजकल देखते हो ना प्राइस, जब से कोविड आया ना सबने रेट ही बढ़ा दी जी, पीछे से रेट ही बढ़ गई, यही कहते हैं कि हमें माल ही महंगा मिल रहा है। तो फेयर प्राइस हो, ठीक है, और अडल्ट्रेशन नहीं हो, अडल्ट्रेशन में मिलावट नहीं हो, क्वालिटी अच्छी हो, फेयर प्राइस, गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी दो लोगों को, जो सोसाइटी के लोग हैं उनको जॉब दो, वैसे भी आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। कम्युनिटी सर्विस, अपनी कम्युनिटी को, अपनी कम्युनिटी के लिए बिजनेसमैन को करना चाहिए, जैसे टाटा वगैरह, ये स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, बड़े बड़े बिजनेसमैन सोशल सर्विस करते हैं, थोड़ी सी खर्च करते हैं पैसा। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, आपका ऐसा बिजनेस है केमिकल निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस सारे के सारे केमिकल आप रिवर में डाल दो, उसका पानी को पोल्यूट कर दो, नहीं। अवॉइड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, कोई ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी, फेयर डीलिंग करनी है बिल्कुल, फेयर फेयर अपनाना है इसमें पूरे बिजनेस में। आपने इंडिविजुअल मीन्स आप अपने वर्कर्स के लिए क्या कर सकते हो, उनको जॉब की सिक्योरिटी दोगे, उनको अच्छी, जितना उन्होंने काम किया उसके अकॉर्डिंग उनको फेयर सैलरी दो, उनको इंसेंटिव दो। इंसेंटिव भी दो टाइप्स के होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल। देखो ये एक्चुअली में आपका जो रोल है उस पर डिपेंड करता है, आपके लिए फाइनेंशियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नॉन फाइनेंशियल। अगर आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो आपको नॉन फाइनेंशियल ज्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे। वैसे तो देखो पैसा ऐसी चीज है जो सेटिस्फेक्शन ही देता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा है आपके पास, तो फिर कुछ लोगों को अपनी प्रेज में ज्यादा वो मिलता है, उनका नाम हो, उनसे अवार्ड दिए जाएं, ठीक है, वो उन चीजों में ज्यादा फिर फील करते हैं सेटिस्फेक्शन। सेफ वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन अच्छी दो एम्प्लॉइज को, और मैनेजमेंट में उनको पार्टिसिपेशन कराओ। इसके अलावा पीटर एफ ड्रकर ने की एरिया बताए थे कि कहाँ कहाँ आप ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी। देखो इसको ध्यान से देखो, इसी में से क्वेश्चन आया, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट अर्निंग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इससे रिलेटेड आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो, मैनेजर परफॉर्मेंस, वर्कर्स परफॉर्मेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ये मैं इसलिए डिटेल करवा रही हूँ ताकि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़े, ठीक है। देखो इनोवेशन बताया, प्रोडक्टिव, प्रॉफिट क्या नहीं था, इन्वेस्टमेंट, अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो ऑब्जेक्टिव थोड़ा ना बिजनेस का। द कर्ता इन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, कर्ता की क्या लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड, नो लाइबिलिटी फॉर अनलिमिटेड, कर्ता की लिमिटेड लाइबिलिटी। देखो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, हिंदू बिजनेस कर रहा है, गवर्नड बाय कौन सा एक्ट गवर्न करेगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट, एक्ट कौन सा है 1956। कम से कम कितने, मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मेंबर्स को क्या कहते हैं, को पार्टनर कहते हैं। और लिमिटेड लाइबिलिटी, यही क्वेश्चन था, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, मेंबर की लाइबिलिटी याद रखना लिमिटेड होती है। कर्ता, कर्ता क्या होता है, एल्डेस्ट पर्सन, जो घर का मुखिया जिसको कहते हैं, मुखिया, उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। इसमें दो सिस्टम है, प्रिवेल है, दो सिस्टम प्रिवेल्स है, कौन कौन से हैं, एक तो दया भाग और एक मिताक्षरा। देखो दया भाग और मिताक्षरा, देखो इसको पकड़ लो। दया भाग कहाँ चलेगा, दया वेस्ट बंगाल में, बस दया कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, दया वेस्ट बंगाल में चलता है। इसमें क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल आर को पार्टनर्स। मिताक्षरा, एम से मिताक्षरा, इसमें ओनली मेल होगा, एम से मिताक्षरा, एम से मेल मेंबर्स को पार्टनर होंगे। ये कहाँ चलेगा, सारे इंडिया में एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, दया भाग चल रहा है। इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है, वन शेयर, वन वोट, नो वोट, मल्टीपल वोट, वन मैन वन वोट, कौन सा फॉलो होगा, वन मैन वन
वोट। देखो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी है वॉलेंटरी एसोसिएशन। वॉलेंटरी का मतलब आपकी मर्जी है, आप इसका मेंबर बनिए, आप पे कोई कंपेल नहीं है। मैं इसकी मेंबर नहीं बनी हुई, आप बने हुए, आप भी नहीं बने हुए, तो कंपल्शन नहीं है ना, वॉलेंटरी एसोसिएशन है। अगर बनना चाहो तो आप बन सकते हो। एक्ट क्या होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। मिनिमम मेंबर्स कितने हैं, 10, 1912। ठीक है। एक और एक देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, देखो कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, याद मैं ट्रिक भी बता देती हूँ। देखो कोऑपरेटिव का मतलब सहयोग करना, साथ करना। और साथ करते हैं तो क्या कहते हैं, एक एक क्या हो जाते हैं, दो, एक एक क्या हो गए, एक एक मिलके दो, 12, ऐसे याद कर सकते हो। लाइबिलिटी क्या है इसमें, लिमिटेड है। इसके प्रिंसिपल्स देखो, इसमें से क्वेश्चन है, ईच फॉर ऑल फॉर ईच, एक सभी के लिए और सब एक के लिए। वन मैन वन वोट। सेल्फ हेल्प थ्रू म्यूचुअल हेल्प, भाई अपनी हेल्प करो, कैसे, सबकी हेल्प के थ्रू करो। ऐसे टाइप्स हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर, फार्मर्स और हाउसिंग। कैसे, देखो कोऑपरेटिव कंज्यूमर, कंज्यूमर्स मिल गए, ये सारे कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, ये मिल गए, ये कंज्यूम तो कर रहे हैं गुड्स को, इन्होंने क्या करा, बल्क में गुड्स ले ली। बल्क में गुड्स लेने से क्या बेनिफिट, सस्ती मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी, पैसा कम लगा, और फिर उस बेनिफिट को इन सब ने क्या करा, शेयर, उस गुड्स को सबने शेयर कर लिया। ऐसे प्रोड्यूसर मिलके बना सकते हैं अपनी, फार्मर भी सीड्स फर्टिलाइजर्स वगैरह ये ले सकते हैं, फार्मर्स बल्क में लेके आपस में फिर बांट लिए, वो उनको सस्ती पड़ जाती है चीज। अगर आप थोड़ी लोगे तो वो महंगी पड़ती है। जैसे इसमें तो लेडीज का एग्जाम्पल आता है ना, लेडीज जब सब्जी लेती हैं तो वो कहते हैं आलू क्या है भैया, रेट क्या है आलू का, वो कहेगा जी 20 रुपए किलो। तो वो कहेगा ठीक है मैं 5 किलो ले लूंगी भैया, मुझे तो 80 के लगा दे, मुझे 90 के लगा दे। ठीक है, तो आप बल्क में ले रहे हो तो आपको सस्ता पड़ जाता है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी पे ही चलती है। A partner whose association with the firm is unknown to the general public, वो पार्टनर जिसकी जो एसोसिएशन है या जिसकी प्रेजेंस है वो जनरल पब्लिक को पता ही नहीं है। देखो कोई चीज नहीं पता आपको, इसका मतलब वो चीज क्या है, सिंपल सीक्रेट। कोई भी चीज आपको नहीं पता वो क्या है, सीक्रेट। इसके अलावा पार्टनर देखो, नॉमिनल, एक्टिव, स्लीपिंग। देखो टाइप ऑफ पार्टनर में एक्टिव और वर्किंग पार्टनर, देखो नाम ही है एक्टिव। अब आपकी फैमिली में या आप में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको आप कहते हो, अरे वो बंदा तो बहुत एक्टिव है, वो बंदा बहुत एक्टिव है, मीन्स वो सारे काम कर रहा है, ये कैपिटल भी लगाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में इसका शेयर भी होगा, और ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी करेगा। स्लीपिंग, स्लीपिंग का मतलब सो रहा है। अब आप सो रहे हो तो कोई काम तो नहीं कर पाओगे, है कि नहीं। देखो इसके नाम, नाम में बहुत पावर है, नाम से चीजों को समझो, आपको कभी दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। स्लीपिंग मतलब सो रहा है, जब सो रहा है तो वो काम तो नहीं कर पाएगा ना। ठीक, तो इसका मतलब ये कैपिटल तो लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर भी होगा, बट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन इसका नहीं होगा, क्योंकि सोया हुआ है, सोया हुआ तो काम कैसे करेगा, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन नहीं होगा। बाकी सब चीजें इसकी और इसकी सेम रहेंगी, सिर्फ इस चीज में डिफरेंस आएगा। नॉमिनल देखो कैसे पकड़ो, एन से नॉमिनल, एन से नॉमिनल, एन से नेम। ये पार्टनर नहीं है, लेकिन ये अपना नाम दे रहा है फर्म को, अपना नेम दे रहा है। ठीक है, अपना नाम दे रहा है ये इसके बदले में इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसको कोई कैपिटल नहीं लगाता, ये कोई कैपिटल नहीं लगाएगा, कोई प्रॉफिट एंड लॉस में इसका शेयर नहीं है, जस्ट इसने अपना नाम दे दिया भाई। ठीक है, अब नाम दे रहा है तो कोई थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसके इसके नाम के बेस पे कर रही है, तो ये थर्ड पार्टी के लिए लायबल बन जाएगा। बाकी कुछ नहीं है इसका, सिर्फ थर्ड पार्टी के लिए लायबल रहेगा, क्योंकि अपना नाम दे रहा है फर्म को। सीक्रेट पार्टनर, अब सीक्रेट पार्टनर क्या है, देखो वो जो अपना क्वेश्चन था ना, जिसकी प्रेजेंस, जिसकी प्रेजेंस क्या है, अननोन है, एसोसिएशन जिसकी लोगों को पता ही नहीं है कि ये पार्टनर भी है। देखो तीन पार्टनर, राम, मोहन और श्याम। श्याम के बारे में पूरी मार्केट में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वो कभी शॉप पे आया ही नहीं। सिर्फ लोगों ने बैठा हुआ देखा राम को और मोहन को, तो लोगों को पता ही नहीं है श्याम पार्टनर है। ठीक है, तो ये स्लीपिंग पार्टनर होगा, क्योंकि इसने मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा, बट लॉस होगा तो ये लोग उससे लॉस लेंगे, ये तो जानते हैं ना ये पार्टनर है, हम नहीं जानते ना, पब्लिक नहीं जानती, बट ये तो जानते हैं, तो लॉस तो इससे लेंगे वो। पार्टनर बाय एस्टोपल क्या है, देखो वो पार्टनर जो अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से ये दिखाता है कि मैं पार्टनर हूँ, एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, लेकिन वो जैसे ये राम और मोहन है, इसकी शॉप है, एक पर्सन है कृष्ण, कृष्ण रोज इनकी शॉप पे जाता है, तो मैं गई शॉप पे, मैंने देखा कृष्ण है, ये स्वीट्स की शॉप है, मान लो ये स्वीट्स की शॉप है, ये कृष्ण है। फिर मैं दूसरे दिन की मैं भी फिर वहां भी जब भी कृष्ण को, तो मुझे लगा कृष्ण भी इनका पार्टनर होगा। ठीक है, तो मैंने मैंने उनसे कुछ ऐसे पूछा, ये मिठाई कितने की है या ये स्वीट्स कितने की है? ले लीजिए मैम, हमारी ही शॉप है, आपको हम सस्ती लगा देंगे। मेरा नोन भी नोन मेरे को कहता है ठीक है आप पढ़ा रहे हो तो हम आपको सस्ती लगा देंगे, हमने आपका यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, हम आपको सस्ती लगा देंगे।
ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया ना कुछ? यार मेरा वीडियो तो क्या देखेगा ये स्वीट्स वाला यूट्यूब पे, वैसे एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो कह रहा है आपको लगा देंगे हमारी शॉप है, तो मैं तो ये मान के चलूंगी ना हमारी शॉप है तो इसकी शॉप होगी। यानी कि अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से वो ऐसा दिखाता है कि वो पार्टनर है, एक्चुअल में पार्टनर नहीं है वो। तो ना तो ये कैपिटल लगाएगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेशन होगा इसका, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन है इसका। जस्ट ये अपने बिहेवियर से शो कर रहा है कि मैं पार्टनर हूँ, मना नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी के लिए लायबल हो गया बस। लाइबिलिटी के लिए थर्ड पार्टी के सामने ये लायबल, ये भी थर्ड पार्टी के लिए लायबल हो गया और ये भी थर्ड पार्टी के लायबल। बाकी इन दोनों की सेम फीचर, नो कैपिटल नो प्रॉफिट एंड लॉस। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल था, अननोन सीक्रेट। बस वैसे तो देखो इसको नाम से ही पता चल जाता है अननोन सीक्रेट, बट फिर भी मैंने डिटेल इसलिए करवाई कि जरूरी नहीं है ना ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है। विच इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट में क्या एप्लीकेबल नहीं है? यूनिलेटरल इंडेमनिटी, देखो क्वेश्चन से ही पता लग रहा है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होती है? क्षतिपूर्ति। देखो, अगर किसी की लाइफ चली जाए, ठीक है, अब किसी की लाइफ चली जाती है घर में, क्या उसकी कोई क्षतिपूर्ति कर सकता है? कोई कर ही नहीं सकता कोई। मेरी मम्मा नहीं है अब, ठीक है, तो वो जो प्यार था वो कहीं से ढूंढ लो, वो प्यार कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो यानी कि क्षतिपूर्ति जो है, अगर कोई लाइफ चलेगी किसी की, उसकी क्षतिपूर्ति कोई कर ही नहीं सकता, तो ये एप्लीकेबल नहीं है लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी। इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, हमारा इंश्योरेंस में टू टाइप होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है? लाइफ का हो गया इंसान की, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस में आ गया फायर का। फायर मीन्स आग वगैरह बिजनेस में ना लग जाए, तो इसलिए फायर इंश्योरेंस। मैरीन मीन्स समुद्र वगैरह। भाई पहले तो ना क्या होता था, समुद्र में डाकू वगैरह बहुत होते थे, तो वो माल को लूट लेते थे, तो मैरीन इंश्योरेंस वहां से चला है, उस टाइम से चला ये। ठीक है, अभी भी है ये कि लीकेज वगैरह ना हो जाए, पानी वगैरह बैटर वगैरह से दिक्कत ना हो जाए, तो मैरीन जब बाहर जाता है सामान, तो ज्यादातर जो सामान जाएगा बाहर वो मैरीन इंश्योरेंस को ही फॉलो करते हैं, जहाजों से ही जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ का हो गया। अदर इंश्योरेंस में उसका लगा लो, बर्गलरी का लगा लो, चोरी का, चोरी का, मोटर व्हीकल का। ये तो सभी के पास बाइक होती है, सभी को पता ही है, गाड़ी वगैरह का व्हीकल है, मोटर व्हीकल का है। ठीक है, ये टाइप्स है। उसके बाद इसके प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो बनता है इसके प्रिंसिपल से ही बनता है, 99% चांस है प्रिंसिपल से बन जाए। अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है? एक पार्टी जो इंश्योरेंस कर रही है, ये इंश्योरेंस कंपनी लगा लो, ठीक है, वैसे तो एजेंट के थ्रू हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी। एक ये हम हो गए, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इंश्योरेंस को ले रहे हैं। जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम भी, ये भी हमें सच्चाई बताए, झूठ नहीं बोले, इतना प्रीमियम होगा, इतना प्रीमियम आपको, बेनिफिट बेनिफिट ऐसे बताते हैं ये भी हो सकता है कोई चीज छुपा ले इससे, तो ऐसा नहीं है। यानी कि उसको बहुत बीमारी, इसको आज ही पता लगा मुझे भयंकर बीमारी है, और इसने फटाफट से इंश्योरेंस करवा लिया, अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाई बिना ही, बिना बताई, झूठ बोल के करवा लिया कि मुझे कुछ नहीं है, मेरी हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर है। तो ऐसे ऐसे नहीं करना, झूठ नहीं है, दोनों तरफ से क्या है, ट्रस्ट को फॉलो करना है। ये भी सच बताए उसको पॉलिसी से रिलेटेड, और ये भी अपनी बीमारी इलनेस से रिलेटेड सब कुछ सच सच बताए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कि आपका उसमें इकोनॉमिक्स या पेक्यूनरी इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तीन हमने मेन तीन आते हैं इसमें, लाइफ का, फायर का और मैरिन का। जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, जैसे एक हस्बैंड है, क्या अपनी वाइफ का करवा सकता है इंश्योरेंस पॉलिसी? बिल्कुल करवा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका उसमें पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जब लाइफ का इंश्योरेंस होता है तो पॉलिसी को लेते हुए इंश्योरेबल इंटरेस्ट चेक किया जाता है। फायर, देखो इसको ऐसे कर सकते हो, वो है ना, प्यार में दोनों तरफ लगी है आग, दोनों तरफ लगी आग, जब भी होता है ना सही प्यार, तो दोनों तरफ लगी आग। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अदरवाइज मत लेना। तो इसमें दोनों टाइम पॉलिसी को लेते हुए भी, और पॉलिसी जब मेच्योर हो, दोनों टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मैरिन के केस में एंड में इंश्योरेबल, जब आप पॉलिसी मेच्योर हो रही है, देखो मैच्योर, उस टाइम क्या होना चाहिए? इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाता है। इंडेमनिटी का मतलब है क्षतिपूर्ति। कैसे? देखो, मान लो आपने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया, ठीक है, आपने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया, आपको लॉस हुआ 1 लाख का, ये 1 लाख का, तो अब आपने इंश्योरेंस 2 लाख का ले रखा है, तो इंडेमनिटी का मतलब है आपको उतना ही मिलेगा, जितनी क्षतिपूर्ति उतनी ही की जाएगी जितना आपको लॉस हुआ। तो आपको 1 लाख मिलेंगे, 2 लाख नहीं मिलेंगे। पॉलिसी आपकी 2 लाख है, लेकिन आपका लॉस कितना हुआ? 1 लाख का। तो जब लॉस होगा आपका, तो उतना ही आपको, जितना लॉस उतना ही दिया जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन में था लाइफ। अब लाइफ में मान लो मैंने 2 लाख की पॉलिसी ली, मुझे वो 20 लाख भी दे देना, जैसे मैंने बताया मेरी मम्मा का केस, अब मुझे 20 लाख भी दे देना, जब भी वो क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है।
जब भी नहीं, क्योंकि लाइफ जो हमारे रिलेशन होते हैं वो होते ही ऐसे, हम इमोशनली इतना ज्यादा उनसे अटैच होते हैं, तो हमें कोई पैसे भी देना, हम कहेंगे बल्कि तुम हमसे ले लो, हमारे जो भी हमारा कोई अगर चला जाता है वो हमें वापस कर दो, हम देने को तैयार है। ठीक है, तो इंडेमनिटी वाला जो क्या है, इसमें लाइफ के केस में ये अप्लाई नहीं होता। सब्रोगेशन प्रिंसिपल। अब सब्रोगेशन क्या होता है, देखो, आपने मेरे से कार का इंश्योरेंस लिया, ठीक है, आपने मुझे पैसे दिए और इंश्योरेंस ले लिया कार का। अब आपकी कार को नुकसान, आपकी कार चोरी होगी, मानो चोरी का आपने थेफ्ट थेफ्ट का लिया था, आपकी कार चोरी होगी, अब आप तो मेरे पास आ गए, मैंने तो थेफ्ट का लिया था, मेरी कार चोरी, मुझे तो पैसे दो। अब मैंने आपको पैसे दे दिए। अब मान लो 10 दिन बाद आपकी कार मिल गई, आप तो बड़े खुश, अरे वहां से पैसे ले लिए इंश्योरेंस कंपनी से, यहाँ से कार मिल गई, बल्ले बल्ले, मैं बेवकूफ थोड़ा ना बैठी हूँ इंश्योरेंस कर रही हूँ तो। ठीक है, तो जो आपके राइट थे, मैंने तो आपको पेमेंट कर दी, आपको तो बेनिफिट, ऐसे तो हर कोई इंश्योरेंस करवा लेगा, ठीक है, बेनिफिट ले लेगा, तो जो आपको जो राइट थे ना कार वाले, वो राइट मुझे मिल जाएंगे। ये होता है सब्रोगेशन। जो आपके राइट थे वो दूसरे को मिल गए अब। कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे, देखो आपने एक पॉलिसी ले रखी है, अपना कोई भी इंश्योरेंस करवा रखा है 2 लाख का, और यहाँ करवा रखा है आपने 4 लाख का। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसके प्रिंसिपल्स क्वेश्चन पूरे पॉसिबिलिटी यहीं से बनता है। 2 लाख का और 4 लाख का करवा रखा है। मान लो आपको नुकसान हो गया 3 लाख का, ठीक है, एक ये बंदा ए से करवा लिया, आपने बी से करवा लिया, ठीक है, 3 लाख का नुकसान हुआ। अब आप ऐसे थोड़ा ना करोगे, इससे 2 लाख ले लोगे और इससे भी 4 लाख ले लोगे, नहीं, ऐसा नहीं। पहली बात तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, ये हमने ऊपर देख ही लिया, इंडेमनिटी में जितना लॉस होगा उतना मिलेगा। अब 3 लाख मिले, आपने 4 लाख जिसके पास करवा रखा है उससे आपने 3 लाख ले लिए, ठीक है, इस बेचारे को तो फायदा ही हो गया, इसको तो कुछ नहीं देना पड़ा। ठीक है, इस ये बेचारा तो नुकसान में रह गया, इसको 3 लाख देने पड़ गए। ये आपको 3 लाख दे देगा, लेकिन ये किससे लेगा, जो इसका शेयर बनेगा, जितना इसका शेयर बनता है, ये प्रोपोर्शनेट निकाल के ये किससे ले लेगा, ए से। इसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर एक पार्टी दे रही है तो वो दूसरे से रिकवर कर लेगी, क्योंकि दोनों से इंश्योरेंस करा रखा है आपने, तो इन दोनों का जितना प्रोपोर्शनेटली बनता है, यानी कि ये 1 और ये 2, अगर ये 2 दे रहा है तो 20,000 दे रहा है तो ये 10,000 देगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोक्सिमिटी कोज। प्रोक्सीमेट कोज है, प्रोक्सीमेट मेन कोज क्या है, आपको लॉस हुआ तो उसका मेन कोज, जिस जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली उसमें लिखा होता है कि किस किस रीजन है, जो कोजेस क्या है जिनकी वजह से आपको इंश्योरेंस मिलेगा, ये क्लेम मिलेगा। ठीक है, जो मेन कोज है वो देखा जाएगा, दूर का कोज नहीं देखा जाएगा। ठीक है, मेन कोज, इसमें एग्जांपल भी दिया था, एक जहाज से गुड्स जा रहे हैं, ठीक है, तो पानी का था, मैरीन का था, पानी का था, लेकिन जो कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनके कंटेनर में एक रैट था, रैट ने सारा गुड्स को खराब कर दिया। अब तो यार मेन कोच पानी नहीं है, मेन कोच क्या है, रैट की वजह से गुड्स खराब हुआ, तो अब इसमें इंश्योरेंस कंपनी वाले की क्या गलती कि आपने ध्यान ही नहीं दिया, आपके गुड्स में ही पहले से ही रैट था। ठीक है, तो मेन कोच को देखा जाएगा। मिटिगेशन का मतलब होता है कम करना। भैया आग लग रही है, ठीक है, इंश्योरेंस करवा रखा है, खड़े रहो मजे से, हमारा तो इंश्योरेंस है, हमें पैसे मिल जाएंगे, हमें क्या फर्क है, हम आग को बुझाते नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। आपने कोशिश करनी है जितना हो सके, अपने लॉस को कम करने की कोशिश करनी है, ये होता है मिटिगेशन। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल क्या था लाइफ में, इंडेमनिटी। ये क्वेश्चन है प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, एचटेट में, एचटेट का ही क्वेश्चन है। देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ उब्रमई फिडई, उब्रीमेई फिडाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उब्रीमेई फिडाई, जब मैंने पहला प्रिंसिपल करा ना, पहला प्रिंसिपल ये वही है। उब्रीमेई फिडाई का मतलब है एटमोस्ट गुड फेथ। देखो यू और यू वैसे मैच कर रहे हैं, ये बाई चांस मैच कर रहे हैं कि दोनों पार्टी क्या करेंगे, बिल्कुल सच्चाई बताएंगे एक दूसरे को। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, ये हमने करा था, ये भी एच टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कंट्रोल, इन दोनों में कंफ्यूजन, तो कंट्रोल, कंट्रोल हमने नहीं करा, डायरेक्शन पढ़ा था। डायरेक्शन क्या थी, एक ही पर्सन से डायरेक्शन मिलनी चाहिए। ई कॉमर्स डज नॉट इंक्लूड, ई कॉमर्स में क्या इंक्लूड नहीं है, बिजनेस इंटरेक्शन विद सप्लायर, बिजनेस इंटरेक्शन विद कस्टमर, इंटरेक्शन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स विद इन द बिजनेस, ऑल ऑफ द above। देखो, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। मैंने इससे पहले वाली वीडियो करी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस पढ़ा था। बिजनेस में हमने क्या पढ़ा था, इंडस्ट्री पढ़ी थी, और हमने क्या पढ़ा, कॉमर्स। अब देखो बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगी इसको। यहाँ हमने पढ़ा बिजनेस, यहाँ हमने पढ़ी कॉमर्स। अब मैं कहूँ वाइडर स्कोप किसका है, बिजनेस का या कॉमर्स का, बिजनेस के अंदर तो कॉमर्स इंक्लूड हो रही है, तो वाइडर स्कोप किसका हुआ, बिजनेस का। सेम बात बेटा यहाँ पे है, ई बिजनेस है और ई कॉमर्स है, ठीक है, तो वाइडर स्कोप किसका हुआ, बिजनेस का। सबसे पहली बात तो ये, ई बिजनेस जो है वाइडर है देन ई कॉमर्स। अब जो बिजनेस है इसमें कॉमर्स भी आ गई, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा भी आया,
ये तो आई आया, प्लस में कुछ एक्स्ट्रा भी आया, सेम चीज हमने यहाँ अप्लाई, यही चीज हमने जो सीखी इसी को तो हमने यहाँ अप्लाई कर देना है। इसलिए तो कहते हैं स्टडी को अगर कोरिलेट करके पढ़ोगे तो स्टडी बहुत इजी है, यही चीज अप्लाई कर दो। अब बिजनेस में क्या क्या आ रहा है, बी टू बी कॉमर्स। अब बी टू बी मीन्स बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस कैसे, मान लो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, टीवी की स्क्रीन बना रहे हो, ठीक है, मैं कोई और पार्ट्स बना रही हूँ, मैं कोई और पार्ट्स बना रही हूँ, एक बंदा पूरे के पूरे लेके सारे पार्ट्स लेके वो असेंबल कर रहा है, वो असेंबल कर रहा है, ठीक है। तो इस बिजनेस में हम दोनों ने क्या करा, इसको दे दिया गुड्स, अपना गुड्स क्या करा, इसको दे दिया, इसने क्या करा, वो गुड्स को ले लिया, ठीक है। तो बिजनेस से बिजनेस के बीच में ट्रांजैक्शन, बी टू बी कॉमर्स। बिजनेस टू कस्टमर, अब ये टीवी बन गया, अब आप गए मार्केट से, ठीक है, आपके मम्मी गए, आपके पापा गए मार्केट से टीवी लेके आ गए, बिजनेस ये, और आप क्या हो गए, आपके पापा कस्टमर हो गए, बिजनेस टू कस्टमर। अब ये मेरे को तुम बताओ बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है, वैसे आंसर नहीं देते, मैंने पिछली बार पूछा था पेंट वाला, तो सिर्फ दो ही बच्चों के आंसर आए थे, पंकज और रेखा के। पंकज और रेखा दो ही बच्चे हैं, उन्होंने ही आंसर दिया था। मैं भी देखती हूँ कि आप पढ़ते कितना हो, ठीक है। तो सी टू सी का मेरे को आप बताना, क्योंकि आज मैं हिंट दे देती हूँ, आजकल सब कुछ तो ऑनलाइन हो ही गया है, ठीक है। सब कुछ कस्टमर टू कस्टमर कैसे हो सकते हैं, वैसे भी हम काफी चीजें करते हैं, ये भी हम यूज करते हैं। इंट्रा बी कॉमर्स क्या है, जो ये तीन चीजें है ना, ये तो है ई कॉमर्स में, ये ई कॉमर्स में भी आती हैं, ये तीनों ऊपर की तीनों ई कॉमर्स में। जो ये क्या है, मैंने कहा था ना, देखो कॉमर्स तो आएगी आएगी प्लस में कुछ एक्स्ट्रा, तो ये प्लस वाला, ये एक्स्ट्रा वाला, ये सिर्फ बिजनेस में आएगा, ई कॉमर्स में नहीं आएगा। इंट्रा, देखो वर्ड को पकड़ो, इंट्रा, दो वर्ड है, देखो आज मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। इंट्रा, एक वर्ड होता है इंटर, इंट्रा लास्ट में क्या है, ए को पकड़ो, एक, एक मीन्स एक चीज के ही अंदर जाना है हमें, विद इन। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन बिजनेस, विद इन बिजनेस। विद इन बिजनेस में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटरेक्शन कर रहा है, ठीक है। ये एक डिपार्टमेंट, ये दूसरा डिपार्टमेंट, इन दोनों में आपस में इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, ये आ जाएगा इंट्रा बी। इंट्रा मीन्स विद इन बिजनेस, विद इन, विद इन, ठीक है। इंटर मीन्स बिटवीन, दो बिजनेस बीच में, तीन बिजनेस के बीच में, चार बिजनेस के बीच में। तो यहाँ से ए को पकड़ लो, ए मीन्स एक, विद इन बिजनेस की बात, एक की बात हो रही है, विद इन बिजनेस की। तो अब ई कॉमर्स में अब देखो क्या इंक्लूड नहीं है। ई कॉमर्स में ऊपर के तीन थे, बी टू बी, बी टू सी, सी टू सी। तो बिजनेस इंटरेक्शन विद सप्लायर, सप्लायर के साथ हो रही है, जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया था, टीवी के कंपोनेंट्स बन रहे हैं, टीवी बन रहा है, तो बिजनेस, ये बी टू बी हो गया। बिजनेस इंटरेक्शन विद कस्टमर, बी टू सी हो गया। ये इंटरेक्शन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट विद इन द बिजनेस, ये किस में आ गया, ये इंट्रा में आ गया। इंट्रा किसका पार्ट था, बिजनेस का पार्ट था, कॉमर्स का पार्ट नहीं है, तुम्हारा आंसर हो गया सी। सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी implies कंट्रोल एक्सरसाइज बाय, सेंट्रलाइज कंट्रोल इन एमएनसी, एमएनसी में कंट्रोल कैसे होगा भाई, सेंट्रलाइज हेडक्वार्टर के थ्रू, जो मेन ऑफिस होता है उसका हेडक्वार्टर के थ्रू, ये तो पता ही होगा, ब्रांचेस, पार्लियामेंट, सब्सिडरी। एक गवर्नमेंट कंपनी इज any company in which the paid up capital held by the government is not less than, not less than, कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 59। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। इसमें आपने एक मूवी देखी हुई है, वो एक सलमान खान है, मूवी है, मूवी का नाम क्या है, सलमान खान, करिश्मा कपूर, बीवी नंबर वन, बीवी नंबर वन, अनिल कपूर। तो उसमें क्या होता है, सलमान खान और करिश्मा कपूर के बीच इशू होता है, तो वो करिश्मा कपूर क्या ऑफिस में आती है और क्या कहती है, भैया मैं ओनर हूँ, क्यों ओनर हूँ, मोर देन 51% शेयर जिसके पास हो गए। तो गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसके पास नोट लेस देन 51% शेयर, नहीं उससे कम नहीं होने चाहिए, मोर देन हो सकते हैं बट कम नहीं होने चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक यूनिट पब्लिक सेक्टर इज टेकन बाय, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सिक यूनिट, सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन लेता है, BIFR। इसकी फुल फॉर्म बताना मुझे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप पे भी काम डालती हूँ, ताकि एक गूगल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कम से कम आप गूगल भी करोगे, आपको फुल फॉर्म तो पता चलेगी, सिर्फ इसी की देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ PSC, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा लगाना, देखो इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना, डिस का मतलब पैसा निकालना। सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स टू प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, जैसे आप देख रहे हो हर चीज का प्राइवेटाइजेशन तो हो रहा है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपना शेयर निकाल रही है, तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, डिस इन्वेस्टमेंट कर रही है।
अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज देखो कितने टाइप के होते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, जो गवर्नमेंट कंपनी किया था ना क्वेश्चन, वो इसी का ही पार्ट है। तीन आगे इसमें डिपार्टमेंट स्टैट्यू, देखो स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट काम ने कर लिया, नोट लेस देन 50% शेयर, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पास, या स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, या सेंटर और स्टेट दोनों के पास भी हो सकते हैं। ठीक है, मैंने गवर्नमेंट के होने चाहिए, चाहे सेंटर है स्टेट है, चाहे दोनों स्टेट या सेंटर स्टेट मिलके, चाहे कैसे भी लेंगे। अब स्टैट्यूटरी में क्या, स्टैट्यूटरी एक्ट को पकड़ लो, एक्ट वो बिजनेस जिसकी जो है एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट होती है, स्पेशल एक्ट बनता है, और एक्ट के से ही ये चलेगा, इसके रूल्स रेगुलेशन सारे एक्ट में। कैसे कैसे एक्ट में, एक्ट कैसे जो हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक्ट में, कैसे, जैसे आरबीआई, आरबीआई का एक्ट है, अलग से अपना एक्ट है, एलआईसी इसका अपना अलग से एक्ट है। तो ये एक्ट रूल्स रेगुलेशन एक्ट के थ्रू चलेगा, ये आरबीआई अपने एक्ट के थ्रू चलेगा। तो स्टैट्यूटरी का मतलब क्या हुआ, जो स्पेशल एक्ट के थ्रू बनेंगे, वो अंडरटेकिंग्स हो गई, कॉर्पोरेशन हो गई। डिपार्टमेंट, जिसका डिपार्टमेंट, देखो अब डिपार्टमेंट क्या है, ये जो मिनिस्ट्री के अंडर होता है, किसी ना किसी कंसर्न मिनिस्ट्री के अंडर होगा, जैसे रेलवे, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो गवर्नमेंट को आंसर करेंगे। ठीक है, वो गवर्नमेंट को क्या करेंगे, आंसर करेंगे, लॉस में चलिए तो गवर्नमेंट उनसे, मिनिस्ट्री जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है उससे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वो आंसरेबल होते हैं। तो डिपार्टमेंटल की जब बात करो, मिनिस्ट्री, देखो कैसे करोगे, डिपार्टमेंटल, मेंट, ये देखो मेंट, मिनिस्ट्री, स्टैट्यूटरी एक्ट, गवर्नमेंट का पता है भैया 51। ठीक, social responsibility is same as legal responsibility, narrower than legal responsibility, broader than social responsibility, क्या है, broader than legal responsibility। kinds of social responsibility देखो, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल, डिस्क्रिशनरी। इकोनॉमिक क्या है, पैसे से रिलेटेड, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो कम से कम, आप देखो बिजनेस कर रहे हो, अपने बिजनेस को लॉस में चलाना चाहोगे, कोई नहीं चलाना चाहेगा, सिंपल। हर किसी का मोटिव सबसे पहला क्या होता है, थोड़ा तो प्रॉफिट अर्न करो। ठीक है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, रूल्स रेगुलेशन बनाया, उसको फॉलो करो। भैया नहीं फॉलो करोगे, बिजनेस गवर्नमेंट टिकने नहीं देगी, वो करवा देगी अंदर। ठीक है, तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करो। एथिकल का मतलब क्या होता है, मोरल ओब्लिगेशन, यानी कि एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए क्या सही है क्या नहीं है, उसको अपनी मोरल ड्यूटीज पूरी करनी चाहिए। डिस्क्रिशनरी मीन्स वोलेंट्री, वोलेंट्री मीन्स अपनी इच्छा से, आपका मन कर रहा है, आपने खूब प्रॉफिट कमाया बिजनेस में, बहुत प्रॉफिट कमाया, आपके माइंड में आया मुझे गॉड ने इतना दिया, इतना पैसा दिया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, आज से 10 साल पहले मैं कुछ भी नहीं था, और आज 10 साल बाद मैं इतना रिच हो गया। मुझे, चलो कुछ जो बच्चे हैं जिनकी पेरेंट्स की अर्निंग कम है, चलो मैं उनको एजुकेशन का स्कूल खोल देता हूँ, या उनके एजुकेशन के लिए मैं फीस पे कर देता हूँ, या बच्चों के लिए कोई पार्क बनवा देता हूँ, ये आपकी वॉलेंटरी है। ठीक है, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन इसको फॉलो करते भी हैं। ठीक है, अपनी इच्छा से। तो हम देखो, अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक भी, लीगल भी, एथिकल भी, डिस्क्रिप्टिव भी। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, लीगल तो एक इसका पार्ट है, जस्ट पार्ट है, तो इसका स्कोप क्या हो गया, ब्रोडर, ये तो बड़ी है, यही क्वेश्चन था हमारा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रोडर देन लीगल, नैरो नहीं है क्योंकि इसका ये पार्ट है, नैरो तो आएगी नहीं, सेम भी नहीं है क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा भी आ रहा है। ठीक है, तो ब्रोडर देन। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी आप मेरे को जरूर बताना, कैसी लगी है। अच्छा, और मुझे ये भी बताना, हम ऐसे एमसीक्यू के थ्रू कंसेप्ट करें या जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे करें, ये भी मुझे बता देना, थोड़ा आइडिया हो जाएगा मुझे। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।